डियर स्टूडेंट्स, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रमन स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक जो 2 वीडियो लेक्चर अपने हुए उसमें रमन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। रमन लाइंस कैसे बनती हैं इसके लिए 2 थ्योरीज को डिस्कस किया। एक थ्योरी जिसको हम क्लासिकल थ्योरी या कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं और दूसरी क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट थी। तो जो रमन स्पेक्ट्रम बनता है या कोई मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होता है वो कब होगा, उसके लिए कंडीशन है जब उस मॉलिक्यूल में जब उस पर कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आके गिरती है तो उस मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी जो चेंज होती है उसके साथ साथ या तो उसमें हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशन हो या उसमें रोटेशन हो। तो रमन स्पेक्ट्रम जो है वो वाइब्रेशन की वजह से भी बन सकता है और रोटेशन की वजह से भी बन सकता है। तो हम आज इसे रमन स्पेक्ट्रम के लास्ट में उसकी थ्योरीज के एक्सप्लेनेशन में एक तो हम कंपन रमन स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे और एक हम रोटेशन रमन स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे कि इसके लिए हम एनर्जी इक्वेशन क्या होगी, सिलेक्शन रूल क्या होंगे और स्पेक्ट्रम लाइन बनने के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी या उनके वेव नंबर की इक्वेशन को किस प्रकार से बताएं। तो सबसे पहले हम एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए प्योर कंपन रमन स्पेक्ट्रा कैसे बनेगा, उसकी जो है हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर इक्वेशन क्या होगी, सिलेक्शन रूल क्या होंगे, उसको हम यहाँ बताते हैं। तो एक अनावर्त या एनहार्मोनिक मोशन करते हुए, एक अनावर्त गति करते हुए अणु की कंपन ऊर्जा की इक्वेशन हमने पहले IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ रखी है। ये कंपन ऊर्जा की इक्वेशन है E इज इक्वल टू H न्यू ई V प्लस हाफ इंटू 1 माइनस A इंटू V प्लस हाफ अर्ग में, जहाँ V जो है वो कंपन क्वांटम संख्या जिसके वैल्यू 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा हो सकती है। न्यू ई जो है वो साम्य दोलनावर्ती कहलाती है। A जो है वो एक एनहार्मोनिक कांस्टेंट, एक अनावर्ती स्थिरांक होता है। जब मॉलिक्यूल में कंपन होते हैं और अनावर्त गति होती है तो इसके लिए वही चयन नियम हम यहाँ पढ़ेंगे। जो चयन नियम हमने पहले बताए थे कि अनावर्त गति के लिए कंपन क्वांटम संख्या के मान में परिवर्तन +-1, +-2 और +-3 होता है, जहाँ पर +-2 व +-3 की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। मोस्टली जो हम कह सकते हैं कि संक्रमण होते हैं वो V बराबर 0 से V बराबर 1 में होते हैं, लेकिन इस चयन नियम के अनुसार V बराबर 0 से V बराबर 1 में तो होगा ही होगा, V बराबर 0 से V बराबर 2 में और 0 से 3 में भी हो सकते हैं, लेकिन जिनकी 2 व 3 में जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है वो 0 से 1 के लिए होता है। तो जब V बराबर 0 से V बराबर 1 में ट्रांजिशन होगा तो इसके लिए इन दोनों लेवल्स के बीच में, इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E बराबर होगा। हम V1 वाले एनर्जी लेवल में से V0 एनर्जी वाले लेवल की एनर्जी को माइनस कर देंगे तो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। ये हमने पहले भी लर्न कर रखा है कि EV1 माइनस EV0 की जो इक्वेशन है डेल्टा E बराबर वो होती है H न्यू ई इंटू 1 माइनस 2A अर्ग में। तो ये एक फंडामेंटल वाइब्रेशन के लिए ऊर्जा अंतराल है, अर्थात इन दो कंपन क्वांटम संख्या के मान वाले ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतराल है। तो हम कह सकते हैं एक इक्वेशन बनाई जा सकती है, यानी ये दो एनर्जी लेवल के बीच एनर्जी डिफरेंस हो गया। ये इस एनर्जी डिफरेंस से या तो मॉलिक्यूल की जब रमन स्पेक्ट्रा होगा, रमन इफेक्ट दर्शाया जाएगा, तो या तो मॉलिक्यूल की ये एनर्जी मॉलिक्यूल की या तो कम हो जाएगी या इस एनर्जी से मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये V बराबर 0 और V बराबर 1 के बीच में डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस या तो इतना कम हो जाएगा या इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक सक्रिय मौलिक कंपन के लिए एक जो तरंग संख्या न्यू बार बराबर है वो है न्यू बार EX यानी एक्साइटेड प्लस माइनस न्यू बार E 1 माइनस 2A। इसको हमने अर्ग को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया तो इक्वेशन आ गई न्यू बार E 1 माइनस 2A।
जहाँ ये जो न्यू बार है जिसके नीचे EX लिखा है, यह है उत्तेजित विकिरण की आवृत्ति। यानी हम कह सकते हैं जो विकिरण, जिस तरंग संख्या का विकिरण हमने डाला है जिससे कि हमने मॉलिक्यूल को उत्तेजित किया है, उसकी तरंग संख्या है ये। और ये हो गई एक तरह से प्रकीर्णित तरंग संख्या। तो प्रकीर्णित तरंग संख्या का जो मान होगा वो उत्तेजित, यानी जो मॉलिक्यूल पे गिरी है, आपतित भी कह सकते हैं, उस तरंग संख्या से इतनी तरंग संख्या या तो ज़्यादा हो जाएगी या इतनी तरंग संख्या कम हो जाएगी। अगर हम यह बीच में प्लस का साइन लगाते हैं तो उससे एंटी स्टोक्स लाइन बनेगी, और यहाँ अगर हम के बीच में माइनस का साइन लगाते हैं तो उससे हमें स्टोक्स लाइन प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से यह एक कंपन रमन स्पेक्ट्रा बनने के लिए, यह रमन स्पेक्ट्रम में जो लाइन्स आएंगी, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन, उनकी तरंग संख्या को प्रदर्शित करने के लिए ये इक्वेशन दी जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कंपन रमन स्पेक्ट्रा को बता सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से है एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। जब मॉलिक्यूल में घूर्णन हो उस समय रमन स्पेक्ट्रा जो बनेगा उसके लिए चयन नियम क्या होंगे, और वही एनर्जी की या हम कह सकते हैं तरंग संख्या की इक्वेशन क्या होगी स्पेक्ट्रम में बनने वाली रेखाओं को समझाने के लिए। इस सिद्धांत में जो चयन नियम काम में आते हैं ध्रुवणता की सममिति के आधार पर, वो है घूर्णन क्वांटम संख्या के मान में परिवर्तन जो होगा वो या तो 0 होगा या ±2 होगा। अगर घूर्णन संख्या के मान में, घूर्णन क्वांटम संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन ना हो, यानी मॉलिक्यूल में कोई चेंज ना हो, तो उसको तो हम कहते हैं रेले प्रकीर्णन। और अगर डेल्टा जे के मान में +2 से परिवर्तन हो, यानी मॉलिक्यूल जो पहले J = 0 में है वो J = 2 में पहुंच जाए, उससे जो रेखा बनेगी वो बनेगी एंटी स्टोक्स रेखा। और मॉलिक्यूल जो पहले से 2 में है, J = 2 में है, वो J = 0 में आ जाए, तो उससे जो हम कह सकते हैं लाइन बनेगी वो स्टोक्स लाइन बनती है। तो +-2 के लिए जो एनर्जी डिफरेंस होगा, एक सिंपल एनर्जी की इक्वेशन सेंटीमीटर इनवर्स में घूर्णन के लिए वो है Bj × J+1। अब 0 से 2 के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस हम निकालें सेंटीमीटर इनवर्स में, उसके लिए इक्वेशन हम लिखें। इस इक्वेशन में J में 2 जोड़ दें, वो तो J = 2 के लिए इक्वेशन हो जाएगी, और जो लोवेस्ट के लिए उसकी इक्वेशन यही काम में ले लें हम। तो B J+2 J+1+2 यानी G हो गया J+3। माइनस कर दें इसी इक्वेशन को, तो B तो बाहर कॉमन हो गया, ये हो गया -J × J+1। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया B, ये हो गया J², ये हो गया हम कह सकते हैं इसको 3J, फिर हो गया ये 2J, और फिर हो गया ये +6 -J² और -J। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यूँ कहा जा सकता है ये J² कैंसिल हो गया, ये 5J में से एक J माइनस हो गया, तो बच गया 4J + 6 और बाहर B। तो J = 0 और J = 2 के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है सेंटीमीटर इनवर्स में, वो डिफरेंस है B 4J + 6। तो जो अब प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति होगी, तरंग संख्या होगी, वो आपतित विकिरण की तरंग संख्या से या तो इस मान से कम हो जाएगी -B 4J + 6, या इस आवृत्ति से वो ज़्यादा हो जाएगी प्रकीर्णित विकिरण की, तो हम यहाँ कर देंगे +B 4J + 6 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस प्रकार से ये दो इक्वेशन रमन स्पेक्ट्रम में घूर्णन के कारण जो रमन लाइंस बनती है, उन लाइंस की हम तरंग संख्या को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो डेल्टा J = 0 से प्रदर्शित जो लाइन है उसको हम Q शाखित कहते हैं इस स्पेक्ट्रम में, और डेल्टा J = +2 से प्रदर्शित रेखाओं को S ब्रांच और -2 से प्रदर्शित रेखाओं को हम O ब्रांच लाइंस कहते हैं। अब इसी को हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम से शो करें इस घटना को। तो ये हमने एक
ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न हम कह सकते हैं कि घूर्णन ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित कर रखा है, जिनके लिए घूर्णन क्वांटम संख्या के मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक शो कर रखे हैं। मान लीजिए मॉलिक्यूल जो है J बराबर 0 में है, जैसे इस पर विकिरण आके गिरा तो यहाँ चयन नियम +-2 है। अगर 0 ही है तब तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर +2 और -2 है तो यहाँ 0 वाला जो है वो 2 में चला जाएगा मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल पहले से 1 में है वो 3 में जाएंगे, जो पहले से 2 में है वो 4 में जाएंगे, और जो 3 वाले 5 में जाएंगे, 4 वाले 6 में जाएंगे और 5 वाले 7 में जाएंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि मॉलिक्यूल जो है विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तरों में पाए जाते हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या में वृद्धि होती है, मैक्सिमम तक पहुंचती है, फिर उसके बाद में संख्या में कमी हो जाती है। तो जो मॉलिक्यूल J बराबर 0 में भी होगा, 1 में भी होगा, 2 में भी होगा इत्यादि। तो इस प्रकार से ये भाग जो है वो तो एक्साइटेशन का हो गया। मॉलिक्यूल अपने लोअर लेवल से हायर लेवल में शो हो रहा है। इसके फलस्वरूप जो स्पेक्ट्रम में लाइन बनेगी उसको हमने यहाँ नीचे शो कर रखा है। ये डार्क लाइन तो वो है कि जब प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति या तरंग संख्या आपतित विकिरण की आवृत्ति के बराबर हो, अर्थात रेले प्रकीर्णन हो, न्यू बार EX से शो कर रखा है। उसके बाद 0 से 2 में संक्रमण हो रहा है, तो इस संक्रमण से यानी इस प्रकार से जब फोटोन या जो हम कह सकते हैं विकिरण टकरा के बाहर निकलेगा, वो जो रेखा बनाएगा उसकी ये इंटेंसिटी ये। फिर उसके बाद 1 से 3 में जो मॉलिक्यूल जाएगा उस संक्रमण से बनने वाली लाइन, फिर इसी तरह से 2 से 4 में जाएगा इस संक्रमण से बनने वाली लाइन, फिर इसी तरह से 3 से 5, 4 से 6 और 5 से 7 संक्रमण के फलस्वरूप बनने वाली लाइंस को शो किया है। यहाँ अगर अपन देखें तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, जैसे हमने घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी बताया था, जैसे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात संक्रमण उचित संक्रमण होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी लाइन की कम है, यहाँ बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर उसके बाद में हम ये मान लें कि फिर कम होती चली गई। इसका मतलब ये जो संक्रमण होगा उस संक्रमण के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस चित्र के अनुसार, इस डायग्राम के अनुसार J बराबर 2 में अणुओं की संख्या मैक्सिमम है। इसी तरह से जैसे विकिरण आके गिरेगा तो हो सकता है जो पहले से मॉलिक्यूल हायर लेवल में है वो लोअर लेवल में आ सकते हैं। तो 7 में जो है पहले से मॉलिक्यूल है वो 5 में आ सकता है, 6 वाला 4 में, 5 वाला J बराबर 3 में आ सकता है, J बराबर 4 वाला J बराबर 2 में आ सकता है, J बराबर 3 वाला J बराबर 1 में, और J बराबर 2 वाला J बराबर 0 में आ सकता है। तो ऊपर से नीचे के जो संक्रमण होंगे इसके फलस्वरूप जो स्पेक्ट्रम में रेखाएं बनेगी उनकी इंटेंसिटी को इस तरह से शो कर रखा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ी और फिर उसके बाद में कम हो गई। इस प्रकार से ये जो लाइंस बनती हैं उसको हम एंटी स्टोक्स लाइन कहते हैं, क्योंकि अगर हम देखें इधर से इधर जा रहे हैं तो वेव नंबर या न्यू बार की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये आपतित विकिरण से ज़्यादा तरंग संख्या वाली लाइंस है, इनको हम एंटी स्टोक्स लाइन कहते हैं, और आपतित विकिरण की तरंग संख्या से कम तरंग संख्या वाली ये लाइन है जिन्हें हम स्टोक्स लाइन कहते हैं। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को लर्न कर लें कि ये न्यू बार बराबर न्यू EX बार प्लस माइनस B4J प्लस 6। इस इक्वेशन में से जब हम सॉल्व करेंगे तो J की वैल्यू जो रखेंगे वो J की निम्न अवस्था की क्वांटम संख्या रखेंगे। जैसे यहाँ 0 से 2 में हो रहा है तो J बराबर 0, यहाँ J बराबर 0 रखा तो सिर्फ 6 रह गया, तो यानी उत्तेजित तरंग संख्या से प्लस माइनस 6 पर अपने को रेखाएं मिलेंगी। तो ये उत्तेजित रेखा हो गई, इससे प्लस माइनस 6, तो 6 इधर और 6 इधर, इस पर हमें जो है वो पहली लाइन मिलेगी फर्स्ट स्टोक्स लाइन और फर्स्ट एंटी स्टोक्स लाइन। दूसरा जो संक्रमण है वो 1 से 3 में है, तो हम यहाँ J बराबर 1 रख देंगे तो 4 हो गया, तो 4 प्लस 6 10 भी, यानी उत्तेजित से प्लस माइनस 10। तो ये उत्तेजित थी
उत्तेजित से ±10, तो ये 6 तो हो ही गया, तो अपन आगे 4 और चले, तो ये उत्तेजित से 10 हो गया, तो ये 4b आगे पर एक लाइन, इसी तरह से 4b यहाँ पर सेकेंड लाइन। तो अर्थात ये एक्साइटेड से प्रथम स्टॉक्स और प्रथम एंटी स्टॉक्स लाइन के बीच की का जो डिफरेंस होगा वो 6b है, और फिर उसके बाद जो डिफरेंस होगा वो 4b होगा, और यही 4b आगे चलता चला जाएगा अगर हम इस इक्वेशन में j की लोएस्ट वैल्यू रखें संक्रमण के कारण। तो इस तरह से हम एक घूर्णन अगर हो रहे हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो उससे बनने वाले रमन स्पेक्ट्रम को शो कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम में लाइंस हैं, उन लाइंस की सापेक्ष तीव्रताएं, डेंसिटी, घूर्णन ऊर्जा स्तरों में उपलब्ध अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। क्योंकि अणु बहुत से घूर्णन ऊर्जा स्तरों में रह सकते हैं, अतः ऊपर की ओर के संक्रमणों की तरह नीचे की ओर के संक्रमण भी संभव होते हैं। उत्तेजित रेखा से प्रथम स्टॉक्स तथा एंटी स्टॉक्स रेखा यानी j = 0 हम रखेंगे का आवृत्ति विस्थापन 6b सेंटीमीटर इनवर्स है, जबकि दोनों और अन्य क्रमागत रेखाओं का आवृत्ति विस्थापन 4b सेंटीमीटर इनवर्स है। अतः स्पेक्ट्रम से b का मान ज्ञात करके हम अणु का I की वैल्यू, जड़त्वाघूर्ण व एक द्विपरमाणु अणु के लिए बंद दूरी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा हम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए जड़त्वाघूर्ण और बंद दूरी ज्ञात की जा सकती है। अतः रमन स्पेक्ट्रम का उपयोग IR व माइक्रोवेव की तरह से ही होता है। विषम नाभिकीय अणुओं के लिए IR व माइक्रोवेव विधियाँ काम आती है, जबकि समनाभिकीय अणुओं के लिए रमन मेथड जो है वो उपयुक्त होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रमन प्रभाव प्रदर्शित होता है उससे हम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर या हम ऐसे मॉलिक्यूल्स का रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त करके उसकी स्टडी और मॉलिक्यूल की संरचना का निर्धारण कर सकते हैं।